बम्बई जाना मतलब एक सपने की तरह ही होता था, और किसी छोटे शहर से जाना तो लगभग नामुमकिन होता था किसी के लिए भी। जी। हर हर कोई सपोर्ट नहीं है आपका, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना कोई वैसा सपोर्ट इंडस्ट्री में। तो वैसे ही मेरे साथ था कि मैं जब किसी से कहता था मुझे मुंबई जाना है, एक्टर बनना है, तो लोग हँसते थे। एक्टर तुम? कहाँ भाई, क्यों, कैसे, कौन है तुम्हारा वहाँ? जी। बोला, कोई नहीं है लेकिन बनना है। 3-4 साल लग गए प्लान करते करते कि कैसे जाएंगे। कुछ दोस्त और इकट्ठा हुए कि भाई हमको भी चलना है, हमको भी चलना है। हम सब साथ में काम करते थे, तो हम 3-4 दोस्त एक सपना लेकर एक साथ यहाँ से चले, एक ऐसे रास्ते पे जिसकी कोई मंजिल नहीं थी फिलहाल। देखिए, मुंबई पहुँचने के बाद तो उस वक्त एक बड़ा सीरियल था, पॉपुलर था, कहानी घर घर की, सबने देखा होगा। मेरा एक दोस्त वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो 2 महीने के बाद मुझे एक कॉल आई, पेजर पे। तब तो फ़ोन का ज़माना था नहीं ऐसे। मेरे पेजर पे मैसेज आया, कॉल बैक। तो मैंने उसको कॉल किया, और तो उसने मुझे बताया कि भाई एक रोल है कहानी घर घर की में, करेगा? अरे मैंने भाई करने ही आया हूँ, क्यों नहीं करूँगा। कि भाई तू कल सुबह 8 बजे बालाजी हाउस, जो एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है, जी। आप वहाँ पर आ जाइए। अब वो खुशी ऐसी थी कि रात भर मैं सो नहीं पाया। बताने का तो मौका किसी को था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो अब एसटीडी वो सब बड़ा झामा था। जी। तो वो खुशी सबसे पहले खुद ही आप महसूस कर लेते हो कि यार पहला काम मुंबई में, कहानी घर घर की सीरियल, जिसको उस वक्त हर घर में देखा जाता था। जी। मतलब उसकी टाइमिंग पे हर जगह सिर्फ उसी की आवाज़ आती थी। जी। तो अब उस खुशी में रात भर सो नहीं पाया, और सुबह फटाफट उठ के मैंने कहा टाइमली उससे पहले पहुंच जाऊंगा टाइम से। उसके बाद जो हुआ वो ऐसी घटना हुई कि बस ज़िंदा बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या कि जो ट्रेन चलती लोकल, सुबह एकदम फुल रहती है, जी। पीक आवर्स में एकदम आप घुस नहीं सकते उसके अंदर। जी। तो मैंने सोचा जो छोटा रास्ता लेता हूँ, ट्रैक क्रॉस करके मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ। मुझे जल्दी पहुँचना था, एक्साइटमेंट था, खुशी थी, घबराहट थी। तो मैं उसी नशे में जो है, मैं ट्रैक क्रॉस करने जा ही रहा था, तब तक देखा सामने सैकड़ों लोग खड़े बोल रहे हैं, ए हट जा इधर से। मैंने कहा किसको चिल्ला रहे हैं लोग, कौन है, पागल हो गए हैं क्या? जी। तभी मेरे सामने से एक एक्सप्रेस ट्रेन निकली, और मैं पीछे 3 फीट पीछे गिरा जाके। अब गिरते मैं ब्लैक आउट। किधर भाई, किधर मरने गया तेरे को, इधर जा रहा था, मुंबईया लैंग्वेज में। जी। नहीं, मैंने कहा मरा तो नहीं हूँ, मुझे लगता है ज़िंदा ही हूँ, अभी सब दिख रहे हैं मुझे। मैं उठा, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। मैं सन्नाटे में एकदम आ गया, शॉक्ड हो गया। पहला काम किया अपनी ज़िंदगी का मुंबई के अंदर, कहानी घर घर की सीरियल में। और वही, ये मेरे सबसे पहला जो एक्सपीरियंस यही था, और खुशी भी यही थी। जी। आपको पर्टिकुलर जो भी सीन आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको जब आप जब जाएँगे तभी आप फ़ील कर पाएँगे। जब आप फ़ील करेंगे तो फिर जो देख रहा है उसको महसूस होगा। तो हर बार वो कष्ट सहना पड़ता है। जब भी कोई ऐसा इमोशनल सीन होता है, तो कभी मम्मी की याद, कभी पापा की याद, कभी कुछ ज़िंदगी की ऐसी घटनाएँ जो जी। कोई याद नहीं करना चाहता, हमें याद करना पड़ता है। क्योंकि उस सीन के लिए वो आवश्यक है, तभी तो हमारी आँखों में आँसू आएँगे। तो वो तकलीफ़ हर बार महसूस करनी पड़ती है, हर जी। रोल में। बच्चन साहब ने खुद बोला है, मैं तो बाद में खुद मैं काम माँगने गया जी। चोपड़ा साहब से कि भाई मुझे काम दो, अब मैं खाली बैठे-बैठे परेशान हूँ। तो उस पीरियड में जब रिजेक्शंस का सामना कर रहे होते हैं, उस बीच में हमारे अंदर निराशा भी होती है, कई बार होता है मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन सब चीज़ों से आपने कैसे डील देखिए, किया? ये एक ऐसी लड़ाई है ना जो एक्टर को खुद लड़नी पड़ती है। जी। इसमें कोई भी आपका, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ़, बच्चे या आपके कलीग, कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अंदर चलती है। जी। आप किसी को नहीं समझा सकते हो कि यार मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, या मेरे पास आज काम नहीं है। जब काम नहीं है तो मेरे पास मेरे पास पैसे नहीं है, या पैसे नहीं तो मैं सर्वाइवल कैसे करूँगा फैमिली के साथ। जी। ये आपकी खुद की लड़ाई होती है, और ये हर कलाकार के साथ यही है, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे स्ट्रगल कर रहा हो, सबके साथ है। उनके हाथ में मोबाइल है, वो यहीं से बैठे-बैठे मुंबई में ऑडिशन बना के भेजते रहते हैं, ठीक है ना? तो अभी ईज़ी है, हाँ, बस सीखना उनको ये है कि ये जो 2 मिनट की रील है ना, ये आपका जो परफ़ॉर्मेंस है ना, ये आपका टैलेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप बड़े कैनवस पे अपने आप को लाके साबित नहीं करोगे। गोल तक पहुँचे नहीं अभी तक। जी। हाँ, तो सपना एक बड़ा बड़ा एक्टर बनने का है। एक्टर तो देखो सभी बड़े होते हैं, जी। जी। बट मार्केट में जब तक आप बिकोगे नहीं ना, तब तक आप बड़े नहीं माने जाओगे। तो मार्केट के लिए वैल्यूएबल एक्टर बनना है अभी। जी।
नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन की झलक कार्यक्रम में। आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उन हस्तियों से जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स से जिन्होंने अपने मजबूत इरादों से अपने सपनों को साकार किया है, जो एक अभिनेता हैं। आपने टीवी सीरियल और क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में बहुत रोल किए हैं। ताजमहल 1989 में भी आपने रोल प्ले किया है। आपकी अभी आने वाली सीरीज है जमुना पार सीजन 2, जो अमेजन मिनी टीवी पर आ रही है। राज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आपने एक्टिंग को कैरियर के रूप में क्यों चुना और इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्यों का तो मुझे याद नहीं, क्योंकि बचपन से शौक था। जब से होश संभाला तो फिल्में देखने का बड़ा शौक था। तो लगता था, अरे यार, ये जो डांस कर रहे हैं पर्दे पे स्टार्स एक्टर, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो इस तरह का एक ख्वाब था बचपन से ही। लेकिन चूँकि छोटे शहर में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस इंडस्ट्री में हो, तो कहीं कोई रास्ता मिला नहीं। लेकिन वो स्कूल टाइम से ही, जैसे स्कूल में प्लेस करना बड़ा शौक था, करता रहता था मैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये रास्ता आगे कहाँ तक जाएगा। देन उसके बाद मुझे एक रास्ता मिला, वो था थिएटर। लखनऊ से मैंने रंगमंच से शुरुआत की। यहाँ पर कई सारे अच्छे प्लेस किए, बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, और बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ पर। एंड उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि चलो भाई, चलते हैं सपनों की दुनिया मुंबई में। तो ये सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। जी, जी। जैसा कि आपने कहा कि आपके सपने बड़े थे, इसके लिए आपको मुंबई जाना था। तो क्या आपको शुरुआती दौर में इसके लिए कुछ चुनौतियाँ आई, उठानी पड़ी, और आपने इसको कैसे टैकल किया? देखिए, चुनौतियाँ आज से 20 साल पहले बहुत ज़्यादा थी। अभी तो सब कुछ बहुत आसान हो गया है, सोशल मीडिया और जिस तरह से आजकल जी, उस ज़माने में तो बम्बई जाना मतलब एक सपने की तरह ही होता था, और किसी छोटे शहर से जाना तो लगभग नामुमकिन होता था किसी के लिए भी। जी, हर कोई सपोर्ट नहीं है आपका, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना कोई वैसा सपोर्ट इंडस्ट्री में। तो वैसे ही मेरे साथ था कि मैं जब किसी से कहता था मुझे मुंबई जाना है, एक्टर बनना है, तो लोग हँसते थे। बोले, एक्टर तुम? कहाँ भाई, क्यों, कैसे, कौन है तुम्हारा वहाँ? बोला, कोई नहीं है, लेकिन बनना है। अच्छा, कैसे जाओगे? मैंने कहा, ट्रेन जाती है यहाँ से पुष्पक, पकड़ लेंगे, चले जाएंगे। जी, तो कहना बड़ा आसान था, लेकिन होना बड़ा मुश्किल। 3-4 साल लग गए प्लान करते करते कि कैसे जाएंगे। कुछ दोस्त और इकट्ठा हुए कि भाई हमको भी चलना है, हमको भी चलना है। हम सब साथ में काम करते थे। तो हम 3-4 दोस्त एक सपना लेकर एक साथ यहाँ से चले, एक ऐसे रास्ते पे जिसकी कोई मंजिल नहीं थी फ़िलहाल। तो डिफ़िकल्टीज़ आईं, यहाँ से ज़्यादा वहाँ। जी। तो अभी आपने दोस्तों के सपोर्ट के बारे में तो ज़िक्र किया। जी। क्या आपके इस सफ़र में आपके परिवार में का क्या महत्व रहा? परिवार में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पिताजी का था, मेरे जी, फ़ादर का। उन्होंने मुझे कभी भी एक्टिंग करने से रोका नहीं। जी, जैसे अमूमन आज से 20-25 साल पहले क्या होता था कि ये काम बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। जी। आजकल तो सब बड़े शौक से करते हैं, अपने पैशन बन बच्चों गया को है। रील बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। उस ज़माने में तो पढ़ाई नहीं कर रहा मतलब सबसे गलत काम कर रहा है, ये जो है ना, एक्टिंग। खेलना, एक्टिंग, कोई भी ऐसी चीज़, तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता उसको। तो बट पापा ने मुझे कभी रोका नहीं, बोले अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो करो, पढ़ाई भी करो, ये भी करो। तो मैं करता रहा। तो उनका सपोर्ट बहुत रहा, उनके सपोर्ट से ही मैं मुंबई पहुंचा। जी। जी। जैसे कि आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, जी। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी सीन को शूट करते हुए आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कुछ परेशानियाँ हम्म। उठानी पड़ी हों? परेशानी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभिनय में क्या है कि आपको परेशान होना पड़ता है। अगर आपको लोगों को रुलाना है तो पहले आपको रोना पड़ता है। आपको पर्टिकुलर जो भी सीन आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको जब आप जाएँगे तभी आप फ़ील कर पाएँगे। जब आप फ़ील करेंगे तो फिर जो देख रहा है उसको महसूस होगा। तो हर बार वो कष्ट सहना पड़ता है। जब भी कोई ऐसा इमोशनल सीन होता है तो कभी मम्मी की याद, कभी पापा की याद, कभी कुछ ज़िंदगी की ऐसी घटनाएँ जो कोई याद नहीं करना चाहता, हमें याद करना पड़ता है। क्योंकि उस सीन के लिए वो आवश्यक है, तभी तो हमारी आँखों में आँसू आएँगे। तो वो तकलीफ़ हर बार महसूस करनी पड़ती है, हर रोल में। जी। जी। अ, ऐसा कोई किरदार है जो आप भविष्य में करना चाहते हैं?
जो आपने अभी तक नहीं किया और आपके माइंड में है कि ये किरदार अगर मैं करूँ तो मेरे करियर के लिए और जो लोग हम दर्शक आपको पसंद करते हम्म। हैं वो उन और आप छाप छोड़ सके उनके मन पर? किरदार तो अनगिनत हैं, मतलब एक कलाकार के तौर पर बताऊं मैं तो हर जो पात्र मुझे दिया जाता है वो चुनौतीपूर्ण ही होता है। जी। अब जैसे अगर वैसे बोलें कि भाई मैं बहुत सारी हॉलीवुड की फ़िल्में देखता हूँ तो लगता है जैसे कि यार ये इस तरह का एक काम, एक ऐसा कैरेक्टर जिस तरह के मनोज वाजपेयी को मिला, जिस तरह से आशुतोष राणा को मिला, ऐसा कोई किरदार जो पर्दे पे बस छा जाए और मैं ऐसा कर दूँ कि मेरी ज़िंदगी के रास्ते आसान हो जाएँ एज़ एन एक्टर, और चीज़ें मुझे मिलें। जी। तो सपने तो उनका कोई छोर नहीं होता है। जी। जी, फ़िलहाल तो ये है कि जो मिलता है उसको अच्छे से करता हूँ। जी। सर आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हैं? जैसे कि आपने अभी पंकज त्रिपाठी और राणा आशुतोष राणा जी का ज़िक्र किया, उनकी बहुत सारी मूवी आई और उनके ऐसे हमने रोल देखे हैं जिनको देखकर सभी फैंस एकदम भाव-विह्वल हो जाते हैं और कई बार बहुत गहराई तक चले जाते हैं। तो कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आप प्ले करना चाहते हैं? अल पचिनो के एक्टर हैं, अगर आपने उनका नाम सुना हो, हॉलीवुड के एक्टर हैं अल पचिनो, जो मेरा ड्रीम रोल अगर कहें तो। उनकी एक फ़िल्म है सेंट ऑफ अ वुमन, उन्होंने एक अंधे का रोल किया है उसमें, बहुत कमाल का किया है। मतलब उनको तो एक्टिंग का बादशाह माना जाता है पूरी दुनिया में। जी। मैं जब भी वो फ़िल्म देखता हूँ ना मुझे लगता है कि यार ये रोल वो है ना, जो अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं इसको अलग तरीके से करूँगा और कमाल का करूँगा। तो देखते हैं कब होता है। श्योर, बहुत जल्दी होगा सर। जी। एक्टिंग के दौरान कभी सर आपको लगा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो बहुत मुश्किल था और उसको करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ लगी हो? एक एपिसोड था, पर्टिकुलर एपिसोड था जी। क्राइम पेट्रोल का, जो हमने एक बहुत रूरल एरिया में शूट किया था। वहाँ पर मतलब हमें बहुत सिर्फ बहुत कम कपड़े पहन के और जंगल के अंदर शूट करना पड़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। एक्टिंग के अलावा वहाँ बहुत सारे एफर्ट करने पड़ गए थे कि जी। वहाँ सर्वाइव कैसे करें उस जगह पे। जी। तो जंगल सुनसान, कहीं से कुछ आना, पूरी यूनिट डरी हुई थी वहाँ पर। तो ऐसे कई सारे मोमेंट्स आ जाते हैं शूटिंग में। अमूमन तो क्या होता है, हम लोग शूट करते हैं स्टूडियोज़ के अंदर तो कोई दिक्कत होती नहीं, या अगर आउटडोर भी हैं तो ऐसी कोई दिक्कत, बट ऐसी किसी जगह पे जहाँ पर हम शूट करते हैं जहाँ पब्लिक सपोर्ट नहीं है, जी। यू नो आप शूट ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ पर पब्लिक को पता ही शूटिंग क्या होती है ना। एक बार तो मैं पटना में शूट कर रहा था एक फ़िल्म, तो ऐसी रोड साइड पे हमारी शूटिंग चल रही थी। जी। अब वो एक बंदा आया, शायद नशे में था या पागल था, पता नहीं कैसा था, उस हर बार कैमरे में घुस जाए बीच में। मेरा हीरोइन के साथ सीन चल रहा था। आए तो बोले हमको भी करना है एक्टिंग, हमसे भी कराओ। एक दो बार समझाया गया उसको कि भाई हाँ आप बाद में कराएंगे, आपसे बाद में। उसके बाद वो इतना बड़ा पत्थर लेके आया, वो कैमरे की तरफ भागा, सब वहाँ से कैमरा वैमरा छोड़ छाड़ भगे, फिर पुलिस बुलाई के इसको लेकर गया। तो इस तरह की सिचुएशंस कई बार क्रिएट हो जाती हैं जी शूटिंग के दरमियान। क्या कभी सर ऐसा हुआ कि आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा हो, आज जो तक, आमतौर पर होता है? आज तक देखिए कलाकार की ज़िंदगी में ना ये बहुत कॉमन है। अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी जैसे और बहुत उम्दा कलाकार स्टारडम को पाने के बाद भी एक वक्त आया कि जब लोगों ने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया। ये आपने सुना भी होगा बहुत सारे इंटरव्यूज़ में। बच्चन साहब ने खुद बोला है, मैं तो बाद में खुद मैं काम मांगने गया जी। चोपड़ा साहब से कि भाई मुझे काम दो, अब मैं खाली बैठे बैठे परेशान हूँ। तो उस पीरियड में जब रिजेक्शंस का सामना कर रहे होते हैं, उस बीच में हमारे अंदर निराशा भी होती है, कई बार होता है मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन सब चीज़ों से आपने कैसे डील देखिए किया? ये एक ऐसी लड़ाई है ना जो एक्टर को खुद लड़नी पड़ती है। जी। इसमें कोई भी आपका, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, बच्चे या आपके कलीग कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अंदर चलती है। जी। आप किसी को नहीं समझा सकते हो कि यार मैं रिजेक्ट हो गया हूँ या मेरे पास आज काम नहीं है। जब काम नहीं है तो मेरे पास मेरे पास पैसे नहीं है, या पैसे नहीं तो मैं सर्वाइवल कैसे करूँगा फैमिली के साथ। जी। ये आपकी खुद की लड़ाई होती है, और ये हर कलाकार के साथ यही है, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे स्ट्रगल कर रहा हो, सबके साथ है। बस उनका सर। दिखता नहीं है, जी। सबका दिख जाता है। यस। सर जब आपने एक्टिंग में अपना करियर शुरू किया, तो जब सबसे पहले आपको जो कॉल आया, हुँ। तो उसकी खुशी क्या थी? उसकी खुशी और ऐसी, कैसे आपने अपने
फैमिली में जैसे आपने पिताजी का ज़िक्र किया, उनका बहुत सपोर्ट रहा। जी, जी। तो सबसे पहले आप किससे शेयर की आपने कि नहीं, नहीं ये खुशी मुझे बस बाँटनी है? देखिए, मुंबई पहुँचने के बाद जी, लगभग 2 महीने तक तो समझ में कुछ आया नहीं कि मुंबई की सड़कें, गलियाँ, लोकल ट्रेन्स, ऑफ़िसेज़ कहाँ क्या दिमाग तो उस वक़्त एक बड़ा सीरियल था, पॉपुलर था कहानी घर-घर की, सबने देखा होगा। मेरा एक दोस्त वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो 2 महीने के बाद मुझे एक कॉल आई, पेजर पे तब तो फ़ोन का ज़माना था नहीं ऐसे, मेरे पेजर पे मैसेज आया, कॉल बैक। तो मैंने उसको कॉल किया और तो उसने मुझे बताया कि भाई एक रोल है कहानी घर-घर की में, करेगा? अरे मैंने भाई करने ही आया हूँ, क्यों नहीं करूँगा? तो मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया वहाँ पर कि भाई तू कल सुबह 8 बजे बालाजी हाउस, जो एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है, जी, आप वहाँ पर आ जाइए। तो मैं मुंबई से थोड़ा बाहर रहता था, नया-नया गया था। अब वो खुशी ऐसी थी कि रात भर मैं सो नहीं पाया, बताने का तो मौका किसी को था नहीं क्योंकि उस टाइम पे तो अब एसटीडी वो सब बड़ा झामा था। जी, तो वो खुशी सबसे पहले खुद ही आप महसूस कर लेते हो कि यार पहला काम मुंबई में कहानी घर-घर की सीरियल, जिसको उस वक़्त हर घर में देखा जाता था। जी, मतलब उसकी टाइमिंग पे हर जगह सिर्फ़ उसी की आवाज़ आती थी। जी, तो अब उस खुशी में रात भर सो नहीं पाया और सुबह फटाफट उठ के मैंने कहा टाइमली उससे पहले पहुँच जाऊँगा टाइम से। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ऐसी घटना हुई कि बस ज़िंदा बच गया वही बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या कि जो ट्रेन चलती लोकल सुबह एकदम फुल रहती है वो। जी, पीक आवर्स में एकदम आप घुस नहीं सकते उसके अंदर। जी, तो मैंने सोचा जो छोटा रास्ता लेता हूँ, ट्रैक क्रॉस करके मैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे चला जाता हूँ। मुझे जल्दी पहुँचना था, एक्साइटमेंट था, खुशी थी, घबराहट थी। तो मैं उसी नशे में जो है मैं ट्रैक क्रॉस करने जा ही रहा था तब तक देखा सामने सैकड़ों लोग खड़े बोल रहे हैं, "ए हट जा इधर से।" मैंने कहा किसको चिल्ला रहे हैं लोग, कौन है? पागल हो गए हैं क्या? जी, तभी मेरे सामने से एक एक्सप्रेस ट्रेन निकली और मैं पीछे 3 फीट पीछे गिरा जाके। अब गिरते ही मैं ब्लैक आउट। मैं गया, मैं तो गया, हो गया पहला काम मेरा। मुझे लगा मैं ख़त्म, तो देखा बहुत सारे चेहरे मेरे ऊपर आए, कोई पानी छिड़क रहा है इधर, किधर भाई किधर मरने गया तेरे को? इधर जा रहा था मुंबईया लैंग्वेज में। जी, नहीं, मैंने कहा मरा तो नहीं हूँ, मुझे लगता है ज़िंदा ही हूँ, अभी सब दिख रहे हैं मुझे। मैं उठा, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। मैं सन्नाटे में एकदम आ गया, शॉक्ड हो गया। देन मैं प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बैठा रहा बहुत देर तक। कई ट्रेनें निकल गईं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं ट्रेन के अंदर मतलब कोशिश भी करूँ घुसने की। जी। ख़ैर मैं जैसे-तैसे पहुँचा और मैंने पहला काम किया अपनी ज़िंदगी का मुंबई के अंदर कहानी घर-घर की सीरियल में और वही ये मेरे सबसे पहला जो एक्सपीरियंस यही था और खुशी भी यही थी। जी। तो सर जैसे कि अभी आपने कहानी घर घर के सीरियल का किया ज़िक्र, हुँ। तो किसी डायरेक्टर या को-एक्टर के साथ जब आपने काम किया, तो आपका सबसे अच्छा अनुभव कौन-सा रहा? सबसे अच्छा अनुभव किसी एक्टर के साथ मैं जिमी शेरगिल के साथ एक फ़िल्म कर रहा था। जी, फ़िल्म का नाम था ट्रैफ़िक, मनोज वाजपेयी एंड जिमी शेरगिल हैं, उसमें मैंने काम किया था। तो अ, ही इज़ अ स्टार, तो मेरा सब सीन उन्हीं के साथ था। तो मुझे लगा पता नहीं उनका कैसे वो ट्रीट करें हम जैसे अभी एक्टर्स को जो अभी जब जी, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। मेरे पास उनका बॉय आया मेरी वैनिटी में तो बोलता है सर आपको सर बुला रहे हैं। मैंने कहा, कौन सर बुला रहे हैं? मुझे लगा डायरेक्टर बुला रहे होंगे किसी सीन को डिस्कस करने के लिए। तो मैंने हाँ चलो ठीक है आता हूँ। बोला नहीं सर बगल वाली वैनिटी में ही है। मैं गया तो देखा जिमी सर बैठे हुए तो जी, मैंने शॉक में कहा मुझे क्यों बुलाया यार इन्होंने? तो आ बैठ बैठ, तू कर रहा ना वो रोल तू कर रहा है ना पुलिस वाले का? मैंने कहा जी मैं कर रहा हूँ। तो बैठ ना बेटा कॉफ़ी ला। फिर उन्होंने आधे घंटे बात की, कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसे आए ये? उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया मुझे कि उनके साथ सीन करने में मुझे बिल्कुल घबराहट महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे मैं भाई के साथ सीन कर रहा हूँ। एकदम ईज़ी कर दिया उन्होंने, तो उनके साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा। सर आपका कोई ऐसा सपना है जो अभी नहीं पूरा हुआ और आप उसको पूरा करना चाह रहे हैं, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं? जो सपना लेकर 25 साल पहले निकले थे मुंबई से, जी, मुंबई के लिए, वही सपना अभी भी है। गोल तक पहुँचे नहीं अभी तक। जी, हाँ, तो सपना एक बड़ा बड़ा एक्टर बनने का है। एक्टर तो देखो सभी बड़े होते हैं, जी, जी। बट मार्केट में जब तक आप बिकोगे नहीं ना, तब तक आप बड़े नहीं माने जाओगे। तो मार्केट के लिए वैल्यूएबल एक्टर बनना है अभी। जी। सर आपने अपनी बहुत सारी चीज़ें अभी बताई जी, अपने जी। शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक का जो आपका सफ़र है, जारी है।
तो आपके लिए सफलता और असफलता के क्या मायने हैं? कैसे आप परिभाषित करते हैं उसको? सफलता बिना असफल हुए तो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक आप ब्लेस्ड ना हो कि आप अंबानी के पुत्र हैं। लेकिन उनको भी सफलता नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी मुकेश अंबानी नहीं है ना। जी। तो सफलता का जो रास्ता है वो असफलता से होके जाता है, रिजेक्शन से होके जाता है। तो जब आप कई बार असफल होते हैं, उसके बाद सफल होते हैं, तो फिर आपको उस सफलता की कीमत का एहसास होता है। मिली हुई चीज़ की कीमत को आपको एहसास, अगर मेरे पिताजी फ़िल्म प्रोड्यूसर होते, हमें लॉन्च कर देते, तो मुझे नहीं पता होता है कि कैसे बिहेव करना है एक एक्टर के तौर पे, क्योंकि वो तो मेरे घर की बात है ना। हो सकता है मैं बदतमीज़ हो जाऊँ, है ना? हो सकता है मैं ऐसा बिहेव करूँ कि अच्छा ये तो बड़ा अपने आप को क्या समझता है। लेकिन वही जब मैं उस रोल को पाने के लिए मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, मुश्किल से मिला है, तब मुझे उसकी कीमत का एहसास होगा। तो सफलता और असफलता के बीच में ही है कि बिना असफलता को चखे हुए आप सफलता की मिठास का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जी। सर जैसे कि अभी हमने ज़िक्र किया जमुना पार सीज़न 2 आ रहा है। जी। तो सर इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी। जिन्होंने भी जमुना पार सीज़न 1 देखा है, जी। तो उनको तो पता होगी सारी कहानी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जाकर देखें अमेज़न मिनी पर, तो आपको उसकी बात की कहानी समझ में आएगी। तो पहले पार्ट में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पार्ट में इस सीज़न शो को मैंने जॉइन किया है। जी। मेरा कैरेक्टर प्रभाकर सर का है, जो लॉ टीचर है। जी। बाकी कहानी आप देखेंगे तो खुद पता चल जाएगी आपको। सर जैसे कि आपने ज़िक्र किया है ताजमहल 1989 हुँ। इसकी क्या कहानी है सर आप? लखनऊ पे ही आधारित इसकी कहानी है कि किस तरह से जनरेशंस का गैप है ना? 3 अलग-अलग ट्रैक की कहानियाँ हैं, है ना? एक अधेड़ उम्र के 2 लोग हैं, उनकी एक लव स्टोरी है, यंगस्टर्स की है। तो उसमें मेरा किरदार एक यू नो पॉलिटिकल बेस्ड माफिया नहीं होते हैं, जो यस। पॉलिटिशियंस भी होते हैं बट वो माफिया भी होते हैं। तो जी। उस तरह का एक कैरेक्टर है बब्बू भैया, जो हमने लखनऊ में ही शूट किया था। जी। तो वो किरदार मेरा ताजमहल में है और एक अच्छी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की। जी। सर आपने क्राइम पेट्रोल में जो रोल किए हैं, जैसा हुँ। आपने बताया था कि आप नेगेटिव रोल में ज़्यादा नज़र आते हुँ, हैं। हुँ। तो आपने नेगेटिव रोल ही क्यों चुना? एक्चुअली उन रोल्स ने मुझे चुना है, क्योंकि चुनना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जी। एक एक्टर को डायरेक्टर चूज़ करता है कि इससे मुझे कैसे रोल करवाने हैं। तो जी। मेरे साथ क्या था कि अ, अमूमन फ़िल्मों में या यू नो पर्दे पे विलन विलन दिखना चाहिए, कि अमरीश पुरी विलन दिखने चाहिए कि हाँ भाई वैसी बड़ी आँखें, वैसा ऐसा चेहरा हो। जी। लेकिन क्राइम पेट्रोल का जो एक पैटर्न है ना, उसमें उनका ये पैटर्न है कि हमारा नेगेटिव किरदार जो है, वो दिखे ना नेगेटिव, जिससे कि लोग जान ही ना पाएँ कि इसने मर्डर किया या इसने वो लूट की है। तो मेरा फेस उनको बड़ा इनोसेंट लगा, कि यार ये करेगा तो जल्दी कोई शक नहीं करेगा। तो मेरी शुरुआत जो पहली कहानी मैंने उनके साथ की थी, वो एक चाचा अपने भतीजे को ही किडनैप करके मार देता है और खुद ही ढूँढ रहा है उसको फैमिली के साथ। किसी को सब सच्ची कहानियाँ होती हैं। जी। तो मोस्टली किरदार मुझे इसीलिए मिले क्योंकि मैं उस कैरेक्टर में फिट हो जाता था। सर क्या आप ये मानते हैं कि जो हमारे समाज में अभी क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे अलर्ट करके हुँ, दिखाया जा रहा हुँ। है, क्या इनमें जो भी अलर्ट करते हैं, क्या वो वास्तविक उतना हमारी ज़मीन पे उतर रहा है? सब जो हम लोग देखते हैं उससे कुछ सीख भी रहे हैं या फिर उससे गलत इम्पैक्ट ही जा रहा है? जैसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, चाहे वो श्रद्धा आफ़ताब का हो, हुँ, चाहे हुँ। वो मुस्कान का केस जी, हो, जी। सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो कहीं न कहीं इससे लोग गलत चीज़ें भी सीख लेते हैं सर। करेक्ट। तो आप इसको कैसे करना चाहेंगे? बिकॉज़ आप इस प्रोफ़ेशन में हैं और आप इसको एक्टर के रूप में अपने अभिनय को प्रस्तुत करते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है सर बिल्कुल, कि आप समाज को थोड़ा और जागृत कर बिल्कुल, सकें। बिल्कुल। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं पिछले 11 साल, 12 साल मुझे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शो करते हो गया है। तो जो मुझे मेरे काम को पसंद करते हैं, दुनिया में लोग हैं, जी। जो मुझे एप्रिशिएट करते हैं मेरे काम के लिए और मुझे मिलते भी रहते हैं लोग, "अरे! आपका वो कैरेक्टर वो।" तो जब कई बार ऐसे जैसे आपने मुझसे ये सवाल किया, तो ये ऐसे सवालों के सामने बहुत बार कर चुका हूँ कि सर, देखते तो हैं हम क्राइम पेट्रोल, सर उसमें कहानियाँ तो दिखाते हैं। आप 2 चीज़ें, आप तो कह रहे हो कि क्राइम पेट्रोल सतर्क, जी। अलर्ट कि आप ये काम ना करें। जी। लेकिन एक अपराधी पकड़ा जाता है, बोलता है मैंने क्राइम पेट्रोल का वो एपिसोड देख के मैंने ये जी। काम किया है। जी।
तो मैंने कहा सर, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। फिल्मों में दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, आपको जो जो ग्रैब करना होता है ना, आप वही करते हो ना। समाज में शराब की दुकानें खुली हुई हैं हर चौराहे पे, सिगरेट पान मसाले गुटखे की खुली हुई हैं। हर कोई अपने हिसाब से लेता है ना, जिसको चाहिए वो लेता, नहीं चाहिए आगे निकल जाता है। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री है, वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल रही है, आपको क्या ग्रैब करना है, क्योंकि आप बंद नहीं कर सकते हो। बंद करना है तो पूरी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कहानी में हर तरह के किरदार होंगे, हर तरह के सिचुएशंस होंगी। जी कहानी में सिर्फ अगर हम भगवान की फिल्म बनाएंगे तो भी उसमें एक राक्षस होगा। जी तो ये गुड और बैड हमारे ही समाज का हिस्सा है, ये इससे अलग नहीं, अलहदा नहीं है। तो हमें चूज़ करना होता है। अब जो क्रिमिनल माइंडेड है तो वो वही सीखेगा, और जो अवेयर रहना चाहता है वही सीखेगा कि नहीं भाई, ये ऐसे तो सावधान रहना पड़ेगा। तो बहुत लोग मिले, उन्होंने बोला कि हम तो भाई हम इतने अवेयर हो गए कि हम कई बार बच चुके हैं इन सब चक्करों की। हमको पता, अच्छा दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, अच्छा नहीं कुछ हो सकता है ना। तो वही है, अपने हिसाब से आप जो लेना चाहो। अच्छा और बुरा सभी ही हैं इसी दुनिया में, इसी समाज में। जी सर, कुछ और अनुभव है जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? जैसे अभी हमने इस पे क्राइम पेट्रोल पे बात कर ली, हम्म, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। हम्म, उसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता ही बिल्कुल है। बिल्कुल। वो डिपेंड हमारे पे करता है कि हम क्या ले रहे हैं, जो जी। जैसा कि आपने कहा। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे दर्शकों को ये कहें कि ये सिर्फ एक मनोरंजन के तरीके से ही इसको लें, हम्म, सीरियस ना होकर के कुछ चीज़ों में आप हो सकते हैं। जैसा कि आजकल सर क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें जल्दी वायरल होती हैं। हम्म, तो अभी सर जो बच्चे हैं हमारे, जी। जो जी, जो जेन ज़ी करके सर होता क्या है कि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों पे नज़र रख सके कि वो क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या सर्च कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर अगर आप कुछ थोड़ा डिटेल में बात कर सकें तो? देखिए, मैं तो अपना अनुभव शेयर करूँगा आपके जी, साथ, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। जी, मैं खुद परेशान हूँ, जी, हर पेरेंट की तरह मैं खुद परेशान हूँ। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी नियम कानून आप बना लें अपने घर में कहीं भी किसी से, कि हम ये नहीं करने देंगे, बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे, है ना? लेकिन आप कब तक करोगे? क्योंकि ये नसों में ना खून के साथ अंदर समाता जा रहा है। अब तो जो कसर रही सही थी वो एआई ने पूरी कर दी है ना? तो हर चीज़ का गुड बैड जो होता है ना, मैं पहले की बात अगर करूँ आज से 20, तो एक अलग दुनिया थी, अलग ज़माना था वो। लेकिन आज ना, आज आपको ये चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, आप इनको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मोबाइल हाथ में नहीं होता है तो बेचैनी सी हो जाती है, अरे कुछ तो समथिंग मिसिंग, यू नो। तो इसमें अगर हमारे जो आज की जनरेशन है, ऐसा नहीं कि सारा बुरा ही हो रहा है। जिसको जो, मैं वही पिछली वाली बात में मैं वापस जी, आ रहा जी, हूँ जी, कि जिसको जो करना है वही कर रहा है। पढ़ने वाले बच्चे इसी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं अच्छे काम करके, और वही गंदी चीज़ें परोस के लोग और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जो पहले जो लोग, वही माइंड जो दिमाग में जिसके है, जिसको जो करना है, जी, जी। तो आप, दुर्भाग्य है कि ये कंट्रोल नहीं हो सकता है जब तक इसको बैन ना कर दिया जाए, और बैन ये हो नहीं सकता है क्योंकि ये सरकारों की ज़रूरतें बन चुकी हैं। इसके बिना आप समाज में, दुनिया में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आप पिछड़ जाओगे। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन वही है कि अब है तो है। सर, आपकी यात्रा अभी तक जो चल रही है, जो जारी है, और जो आपने अभी तक ज़िंदगी जी है, जी। कुछ अच्छे अनुभव हैं जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, अनुभव तो ज़िंदगी में ना अच्छे बुरे तो ये चलते रहते हैं। जी, मैं अभी शहर में अपने आया हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। जी, ये बड़े अच्छे पल हैं, आप लोगों से मुलाकात हुई, मैं लखनऊ घूम रहा हूँ, पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बुरा भी लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। सब मुंबई में है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ। वहाँ जाऊँगा तो कुछ और खुशी मिलेगी, कुछ और गम होंगे। तो ये चलता रहता है, सब नो जी। लाइफ। सर, जैसे आपने अपनी कहानी हमसे साझा की, तो बहुत से यंगर, बहुत से बच्चे जिनका सपना है एक्टिंग का, जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। जी। तो आपने कहा कि आपको 25 साल हो गए हैं मुंबई में आए हुए, काम करते हुए। जी। बहुत से ऐसे राज सिंह हैं जो बनना चाहते हैं, जी। उनके लिए आप क्या संदेश और सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इस राज सिंह के लिए तो बहुत टफ था। जी,
क्योंकि वो दौर अलग था। जी। लेकिन आज अगर कोई राज सिंह बनना चाहता है या अभिनय के क्षेत्र में काम करना चाहता है या नाम कमाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ईज़ी हो गया है। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे, उनको सब पता है। उनके हाथ में मोबाइल है, वो यहीं से बैठे-बैठे मुंबई में ऑडिशन बना के भेजते रहते हैं। जी। तो उन्हें बताने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनका इंटरेस्ट है तो आज वो यूट्यूब पे इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि वहीं से वो सारी चीज़ें मालूम करके हम वहाँ बैठ के ऑडिशन देते हो, यहाँ से बना के भेज देते हैं। ठीक है ना? तो अभी ईज़ी है। हाँ, बस सीखना उनको ये है कि ये जो 2 मिनट की रील है ना, ये आपका जो परफ़ॉर्मेंस है ना, ये आपका टैलेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप बड़े कैनवस पे अपने आप को लाके साबित नहीं करोगे। जी। ये 2 मिनट की रील में अगर आप सोचोगे मैं बहुत बड़ा कलाकार हो गया हूँ, तो वो आप मेरे ख़्याल से आपके लिए आगे जाके नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है? कोई एक अगर आप एग्ज़ाम्पल लेके बोलोगे नहीं था वो बन गया, तो एग्ज़ाम्पल्स ही है ना। जी। सब तो नहीं बन रहे हैं ना। हर जी। कोई जो सोशल मीडिया पे कर रहा है काम, रील्स बना रहा है या जो भी कर रहा है, तो हर कोई तो सक्सेसफुल नहीं है ना। जी। बट आपको बनना है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने टैलेंट पे काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, फ़िल्में कैसी बनती हैं, कैसे उसमें लोग काम करते हैं, परफ़ॉर्मेंसेस कैसे करते हैं, वर्ल्ड सिनेमा आप देखिए। उसके बाद अपने ब्रेन को और कैनवास को खोल के ना, उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए राह ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि आसान तो बहुत हो गई है। हम हमारे ज़माने में जब हम गए थे तो हमको तो फ़ोटो खिंचा के पीछे उस पे अपना एक्सपीरियंस लिख के जाके बाँटना पड़ता था ऑफ़िस टू ऑफ़िस। सर ये मैं, सर ये मैं, सर ये मैं। आज तो कुछ नहीं है। मोबाइल में सीधे प्रोफ़ाइल बनाया, सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे, चला गया। सामने वाला बंदे ने देख लिया। आप कहीं बैठे हो। हाँ, एक ऑडिशन बना के भेज दो। आपने फट से मैंने ऑडिशन बनाया, भेज दिया, फोड़ो, हो गया। जी। तो ईज़ी है लेकिन मेहनत सर्वोपरि है। क्योंकि आप जब बड़े कैमरे पे जाओगे ना तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप बड़े कलाकार हो। आप अगर वहाँ 2 लाइनें नहीं बोल पाए, आउट। जी। इस कार्यक्रम पे अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।